गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को बहुत सारा प्यार। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम लोग बात करेंगे आरएनए के बारे में। तो जो भी हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को डीएनए के बारे में पढ़ाया था और आज हम बात करते हैं यहाँ पर आरएनए के बारे में। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए। और बेटा आप लोगों का जो क्लास का टाइमिंग है वो आज से चेंज हो गया है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप लोगों की क्लासेस चलती हैं, ये बात आपको पता है, लेकिन क्लास का टाइम चेंज हो गया है। ठीक है, पहले आपकी क्लास 9:45 से होती थी, मतलब 9:45 से होती थी, और अब से आप लोगों की जो क्लास रहेगी वह सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक की रहेगी। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम सभी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएनए। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि आरएनए और डीएनए क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लास में पढ़ाया था कि जो हमारा आरएनए और डीएनए होता है वह क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है ना। ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड जिसे हम सभी क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और दूसरे नंबर पर न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, आरएनए और डीएनए के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेटा किसके बारे में, आरएनए के बारे में। कि आरएनए की अगर आप यहाँ पर बात करो तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए, आप लोग को बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो आरएनए की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आरएनए की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है, और आपको क्या बताना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लिखना है आप लोगों को यहाँ पर राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो मैम पहले की पीडीएफ नहीं मिली है, ठीक है अंकिता, मिल जाएगी बेटा आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर कि अगर आपसे कभी यह यहाँ पर पूछा जाता कि यह बताइए कि जो आरएनए है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आपको सीधे सीधे यहाँ पे बताना है कि आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है उसे हम सभी कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चले अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बनता है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट की क्लास में भी यहाँ पर समझाया था कि डीएनए और आरएनए में मुख्यतः जो अंतर होता है वह दो चीजों का होता है। ठीक है, किन चीजों का होता है, दो चीजों का यहाँ पर होता है। ठीक है, पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर के बारे में, तो जो पहला अंतर होता है वह किस चीज का होता है, पेंटोस शुगर का होता है। किस चीज का होता है, पेंटोस शुगर का होता है, पेंटोस शर्करा का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को मैंने पिछली कक्षा में भी पढ़ाया हुआ है कि अगर आप सभी बात करते हैं डीएनए के बारे में, तो डीएनए में जो शुगर पाया जाता है, जो शर्करा पाई जाती है बेटा, वह कौन सी होती है, तो आंसर करना कि उसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा। जबकि अगर हम बात करते हैं आरएनए के बारे में, तो जो आरएनए होता है उसमें किस तरह की शर्करा मिलती है, तो आंसर करना कि उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर यहाँ पर मिलती है। तो पहला अंतर तो ये है। और जो दूसरा अंतर था वह क्या है, नाइट्रोजेनियस बेसिस का, यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार का यहाँ पर मुख्य अंतर होता है। तो चलो अब इसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को थैंक यू बहुत बहुत, है ना। और अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो होंगे वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, तो परेशान मत होइए, अभी पहले जो पढ़ाया जा रहा है सभी बच्चे उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, ओके चलो, तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को हम जान लेते हैं। हिस्ट्री मतलब कि अगर आपसे कभी यह प्रश्न पूछा जाए कि यह बताइए कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो हमें ये बात तो पता चल गई, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरे नंबर पर पूछा जाता है कि यह बताइए कि जो भी हमारा आरएनए है उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, उसकी खोज किसने यहाँ पर की थी, तो आंसर आपको क्या करना है कि आरएनए की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। ठीक है, और उन्होंने ही क्या शब्द दिया था यहाँ पर कि न्यूक्लिन पाया जाता है। ठीक है, और लेकिन अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताओ कि आरएनए के जनक किसे कहा जाता है,
अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरएनए के जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेस्ली ऑर्गन, उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? तो आंसर आपको करना है कि उसे ही हम सभी आरएनए के जनक भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, हाँ प्रैक्टिस सेशन भी होगा आपका, परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलो मैम इंग्लिश में भी समझाइए। हाँ रूपम, दोनों में लैंग्वेज में समझाऊंगी, रिलैक्स रहो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम आरएनए की जब बात करते हैं तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया कि राइबो न्यूक्लिक एसिड एक न्यूक्लिक एसिड है, यानी एक न्यूक्लिक अम्ल है। और आपको पहले भी मैंने क्लास में समझाया है कि अगर हम फेडरिक मिशर के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने ही सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। ठीक है, और दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था कि मिशर ने ही ये जो खोजा था डीएनए और आरएनए, इसका क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम यहाँ पर दिया था। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि अगर आपसे नए तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ आरएनए, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ आरएनए, आरएनए के पिता कौन है, आरएनए के जनक कौन है, तब आपको क्या आंसर करना है कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेस्ली ऑर्गन। क्या नाम है? लेस्ली ऑर्गन। और लेस्ली ऑर्गन ने ही यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से जानकारी दी? आरएनए के बारे में। तो इसीलिए आरएनए के जनक या आरएनए के फादर किसे कहा जाता है? तो आंसर करना है लेस्ली ऑर्गन को यहाँ पर कहा जाता है। तो यह एक केमिस्ट थे, एक रासायनिक विज्ञानी थे, और इन्होंने ही यहाँ पर आरएनए के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या? आरएनए की फुल फॉर्म। दूसरा प्रश्न क्या कि यह क्या होता है? आंसर न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? तो आंसर करना न्यूक्लिक एसिड की जो खोज है वह फेडरिक मिशर ने की थी। और फिर आपसे पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ आरएनए, आरएनए के पिता कौन है, आरएनए के जनक यहाँ पर कौन है? तो आंसर करना कि आरएनए के फादर, आरएनए के जनक यहाँ पर कौन है? तो आंसर करना है आपको लेस्ली ऑर्गन। क्या नाम याद रखना है? लेस्ली ऑर्गन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आरएनए के कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, कुछ इसके लक्षणों के बारे में। ठीक है, मैम आपने प्रॉमिस किया था मैम वो पीडीएफ नोट्स के लिए। बेटा पीडीएफ नोट्स आप लोग के सेशन में नहीं आए क्या? काफी बच्चे शिकायत कर रहे हैं। पीडीएफ तो मैंने दे दी थी सैटरडे वाली। ठीक है बच्चों, मैं अभी करवाती हूँ, आज मैं बोलती हूँ सर को, है ना, जो ये सब मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, मैं उनसे बोलती हूँ। ठीक है, कि आप लोगों की पीडीएफ आप लोग को नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली है, बात करते हैं। परेशान मत हो, सब कुछ मिलेगा, रिलैक्स रहना। ठीक है, और बेटा मैं आप लोगों को A4 साइज की भी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, ये भी मैंने बात कही थी। ठीक है, और दोनों ही पीडीएफ मैंने अपलोड कराने के लिए दी थी, कुछ रीजन होगा अपलोड नहीं हो पाई होगी, आज हो जाएगी, परेशान मत होना। ठीक है, कुछ बच्चों के में शो हो रहा है, कुछ बच्चों में नहीं हो रहा है, एक बार मैं खुद चेक करूंगी, अगर नहीं हुआ होगा तो हो जाएगी। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो भी हमारा आरएनए होता है तो आरएनए क्या है। तो आरएनए की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह भी एक प्रकार का बहुलक यानी एक प्रकार का पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल यहाँ पर होता है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी यहाँ पर समझाया हुआ है कि अगर हम पॉलीमेरिक यानी बहुलक के बारे में बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? तो आप लोग ध्यान करो कि मैंने आप लोगों को दो शब्दों के बारे में पढ़ाया था। पहला पढ़ाया था मोनोमर, जिसे हम सभी एक लक कहते हैं, और दूसरे नंबर पर मैंने आपको पढ़ाया था पॉलीमर। क्या पढ़ाया था? पॉलीमर, जिसे हम सभी बहुलक के नाम से यहाँ पर जानते हैं, है ना। दो शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया था। मोनोमर का मतलब होता है यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक अणु, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। ठीक है, और दूसरे नंबर पर पॉलीमर का क्या मतलब होता है? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे अणु एक साथ लाइन से लग जाते हैं। तो पॉली का क्या मतलब हो गया? बहुत सारे। क्या हो गया? पॉली का मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर पॉलीमर। तो आप अगर राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं यानी आरएनए के बारे में बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन कि ये मोनोमर होता है या फिर पॉलीमर होता है, और आपको क्या आंसर करना है यहाँ पर कि यह
पॉलीमर होता है। क्या होता है यह? पॉलीमर, यानी कि बहुलक यहाँ पर होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना है कि इसका क्या क्या यह कार्य करता है, क्या क्या काम करने का यह कार्य यहाँ पर करता है। सबसे पहले नंबर पर यह विभिन्न जैविक भूमिकाओं, यानी कि ये बहुत सारे अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल रोल्स यहाँ पर प्ले करता है। जैसे कि क्या हो सकता है? पहले नंबर पर कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये क्या करता है? कोडिंग और डिकोडिंग। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग का क्या मतलब होता है। तो जैसे आप लोग अगर कोई भी रहस्यमयी कहानियां पढ़ते हो, है ना, या फिर आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ते हो, तो उसमें आपने देखा है कि कहीं पे खजाना छुपा हुआ होता है और उस खजाने की चाबी होती है, या फिर उस खजाने का कोई ना कोई एक कोड होता है। जैसे आप लोगों का पासवर्ड, ठीक है, तो जैसे अगर आपने लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ बच्चे अपने फोन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फोन में कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई हमारे फोन को छेड़े ना, या हमारे फोन में कुछ यहाँ पर है जैसे कि फोटो है या कोर्स है या कुछ और है, तो कोई उसमें ज्यादा दखल अंदाजी ना करे, इसलिए हम सभी क्या लगाते हैं? पासवर्ड लगाते हैं। तो पासवर्ड क्या है? एक तरह का कोड है, ठीक है। और पासवर्ड जो आप उसमें फिल करते हो, है ना, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह क्या है? तो आंसर आपको करना है कि उसे हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? डीकोड करना। डीकोड करने का मतलब है उसका आंसर करना। तो कोडिंग, डीकोडिंग, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आरएनए के बारे में बात करते हैं तो आरएनए किस तरीके से यहाँ पर कार्य करता है, तब आपको आंसर करना है यहाँ पर क्या, कि कोडिंग और डिकोडिंग की तरह यहाँ पर कार्य करता है, ठीक है। अब कोडिंग और डिकोडिंग की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो, तो कोडिंग डिकोडिंग किस चीज का कर रहा होगा? तो आंसर करना प्रोटीन बनाने का। तो जो हमारा आरएनए होता है वह मुख्यतः प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो प्रोटीन कैसे बनेगा, ठीक है, इस बात का निर्धारण यहाँ पर कौन करेगा? तो आंसर आपको करना है कि आरएनए ही यहाँ पर करता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम यहाँ पर पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि यार रेगुलेशन भी करता है, यानी कि विनिमय भी यहाँ पर करता है। तो रेगुलेशन क्या करेगा? पहले नंबर पर हमारी बॉडी में जो भी काम होते हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं क्या, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह डीएनए की सहायता करता है। अब जो डीएनए होता है वो हमारा अनुवांशिकी पदार्थ है, एक हेरिडिटरी मटेरियल है, एक जेनेटिक मटेरियल है। तो उसकी हेल्प करने का काम, कि वो अच्छे से उस चीज को कर पाए, कौन यहाँ पर हेल्प करेगा? आरएनए यहाँ पर हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, यह जीन की अभिव्यक्ति भी यहाँ पर करता है। तो ये बात जो लिखी हुई है वो क्या है यहाँ पर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आरएनए के बारे में बात करते हो, तो जो हमारा आरएनए होता है वह क्या काम करता है? जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन की अभिव्यक्ति भी यहाँ पर देता है। अब इसका क्या मतलब हो गया? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को जीन के बारे में पता है? नहीं पता होगा, अभी नहीं पढ़ाया। जिन बच्चों को नहीं पता, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जीन, बेटा जीन की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं ना, तो जब कभी भी हम अनुवांशिकी पदार्थ के बारे में बात करते हैं, यानी डीएनए के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो अपने अंदर बहुत सारी सूचनाओं को रखता है, बहुत सारे मैसेजेस को रखता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को रखता है, और हमारे जो भी लक्षण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर के जाता है। पर अगर आप अनुवांशिकता की इकाई के बारे में बात करते हैं, अगर आप सभी जेनेटिक्स या हेरिडिटी की यूनिट के बारे में बात करते हो, तो यूनिट का क्या मतलब होता है? यूनिट का मतलब होता है कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा भाग। और वह यहाँ पर क्या काम करेगा कि जो जीन होता है ना, वही आपके कैरेक्टर्स को बांध करके रखता है। जैसे कि आपके बाल कैसे हैं? सिल्की है या फिर करली है? मतलब आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, सिल्की है, एकदम पकड़ के एकदम कैसा लग रहा है जैसे हम रेशम को छू रहे हैं, इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट है, एकदम सीधे हैं। या फिर आपके बाल कर्ली हैं, गोल 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 नहीं होती कर्ल, है ना, ऐसे हैं। किस तरीके से आपके बाल यहाँ पर है? आपकी आंखों के कलर की अगर मैं बात करूं, आपकी आंखों का कलर कैसा है? लाल, लाल तो खैर नहीं होगा, नीला है, काला है, भूरा है, किस तरह का आपके आंखों का कलर है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे गुलाबी आंखें, तो बेटा आपको मैं बता दूं गुलाबी आंखें आज तक किसी की नहीं हुई है, ठीक है। ये अलग बात है कि लोग लेंस लगा ले, है ना, तो ये अलग चीज है। तो आपकी आंखों का रंग, ठीक है, या फिर आपकी त्वचा का रंग, ठीक है, यहाँ तक कि कई बार आपकी हाइट किस तरह से होगी,
इन सभी की अगर हम बात करें तो इन सभी को अगर आप देखो, ठीक है, तो यह कौन कंट्रोल करता है? जीन यहाँ पर कंट्रोल करता है। तो बेटा जीन के अभिव्यक्ति मतलब होता है कि जीन किस तरीके से कार्य करेगा, आपका जो जीन है अपने आप को वह किस तरह से यहाँ पर शो करेगा, किस तरीके से वह कार्य करेगा, ठीक है। और इसकी अगर आप यहाँ पर बात करें तो जीन किस तरीके से कार्य करेगा, इस बात का भी निर्धारण, इस बात को भी कंट्रोल कौन यहाँ पर करता है? तो आंसर करना है कि हमारा आरएनए करता है। कौन करता है? हमारा आरएनए यहाँ पर करता है, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये जो गुलाबी आंखें वाले हैं ना, ये बॉलीवुड वाले आपको पागल बनाते हैं, है ना, और खास तौर से लड़कों को, लड़के चल दिए गुलाबी आंखों की खोज में, भाई कोई नहीं मिलेगी फिर तो ऐसे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है बेटा। देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, हमारी लाइफ में जो भी काम हो रहे हैं हर चीज का एक कोड है, ठीक है। अगर आप जीन के बारे में बात करो, हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा इसके बारे में बात करो, तो हर चीज की कोडिंग डिकोडिंग करने का काम यह करता है कि भाई देखो कोई भी कार्य हो रहा है, ठीक है, तो उसको काम करने का एक तरीका होता है, बस, है ना। चलो, आरएनए इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, नहीं भाई नहीं, कैसी बात कर रहे हो, मैंने जीन के बारे में आपको बोला है, आरएनए कब से हो गया। चलो, बिल्ली वाली आंख भी होती है क्या? हाँ, थोड़ी सी ग्रीनिश टाइप की यहाँ पर होती है। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं। आगे आरएनए के कार्यों की अगर हम बात करते हैं, आरएनए के फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर आता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या आता है यहाँ पर? प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरएनए की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आरएनए क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का भी कार्य यहाँ पर करता है। बेटा आप सभी ने एक नाम सुना है, राइबोसोम, मैंने आपको पढ़ाया भी है ना, मैंने आप लोगों को राइबोसोम्स के बारे में पढ़ाया भी है, राइबोसोम के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, ठीक है। राइबोसोम्स की अगर आप यहाँ पे बात करो तो आप लोगों को यहाँ पर याद होगा कि राइबोसोम मैंने आपको समझाया था कि यह दो तरीके से, दो भागों से मिलकर के यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। मैम मेरा रेडिश ब्राउन कलर है, चलो बहुत सुंदर कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे राइबोसोम की अगर मैं बात करूं तो राइबोसोम के बारे में मैंने आपको समझाया था कि जो राइबोसोम होता है उसे हम सभी कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। किसी भी कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री उसको कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे मुकेश, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि राइबोसोम्स किससे मिलकर के बना हुआ है? आरएनए और प्रोटीन, याद करो मैंने पढ़ाया है ना। तो अगर आप बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, ठीक है। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन बनाता है, ठीक बात है। लेकिन अगर आप प्रोटीन फैक्ट्री के बारे में बात करते हो तो किसी भी कोशिका के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री बनाने का काम कौन करता है? कौन है? तो आंसर करना राइबोसोम। और राइबोसोम किससे बना है? आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि आरएनए से कौन बना? राइबोसोम। इसका ये मतलब है कि आरएनए भी क्या काम कर रहा है? यहाँ पर प्रोटीन बनाने का काम करता है। आरएनए भी क्या यहाँ पर काम करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का यानी प्रोटीन बनाने का काम आरएनए भी यहाँ पर करता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर चलते हैं कि अगर आप आरएनए के बारे में बात करते हो तो इसकी लंबी लंबी चेन आपको देखने के लिए मिलती है। इसकी क्या देखने के लिए मिलती है? लंबी श्रृंखला आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और अगर आप बात करें तो जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, उन सभी के अंदर आरएनए पाया जाता है, ठीक है। तो बेटा एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी लिविंग बींग है, अगर हम इंसान के बारे में, ह्यूमंस के बारे में बात करें, अपने बारे में बात करें, तो हमारे अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। पर डीएनए जो होता है वह जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है, जबकि आरएनए की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो आरएनए होता है वह कैसे काम करेगा? वह उसकी हेल्प के लिए काम करेगा, प्रोटीन बनाने के लिए काम करेगा और दूसरी सहायता का काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो डीएनए होता है वह कैसा होता है? तो आंसर करना कि जो डीएनए होता है वो हमेशा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, अनुवांशिक पदार्थ की तरह यहाँ पर कार्य करता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? मैम क्या किसी की आंखें सफेद भी हो सकती है? बेटा जब लेंस खराब हो जाती है ना, या जब आंखों की लेंस खराब हो जाती है तब व्हाइट कलर का वह दिखाई देने लगता है, ठीक है। अगर किसी को मोतियाबिंद की समस्या होती है
या आंख खराब हो जाती है, लेंस में चोट लग जाती है बेटा, तब आंखें व्हाइट कलर की दिखाई देती हैं, मतलब ये जो आपका हाँ कलरफुल जो चीज है। चलिए ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर चलते हैं। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्यारे बच्चों आप सभी को याद होगा कि जब हम डीएनए के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, जब हम डीएनए के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे, तो जो नाइट्रोजीनियस बेस था, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ था, उसकी अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो वह कौन कौन से थे, एडेनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। आप लोगों को याद है ना, मैंने क्या बताया था कि जब हम डीएनए के बारे में बात करते हैं तो वहां पर जो नाइट्रोजीनियस बेस होता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है, वह कौन कौन सा होता है, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन मैंने आप लोगों को साथ में यह भी अंतर बताया था कि जब हम आरएनए के बारे में बात करते हैं तो आरएनए के टाइम पर क्या होता है कि जो थाइमिन होता है वह गायब हो जाता है। आरएनए के टाइम पे थाइमिन गायब हो जाता है और थाइमिन की जगह क्या लग जाता है, यूरेसिल। क्या लग जाता है बेटा, यूरेसिल। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखना कि अगर आप एडेनिन, ग्वाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन के बारे में बात करते हो तो जो थाइमिन होता है वह आपके डीएनए में प्रेजेंट होता है, और जबकि अगर हम बात करते हैं आरएनए के बारे में तो आरएनए में कौन, थाइमिन हट जाता है और थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल नाम का नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पर आ जाता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो सेम यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब हम आरएनए के बारे में बात करते हैं तो आरएनए में राइबोज नाम की शर्करा होती है। ठीक है, जबकि डीएनए की अगर आप बात करते हो तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, जबकि आरएनए की अगर आप बात करते हो तो आरएनए में क्या होता है, राइबोज होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर नाइट्रोजीनियस बेसिस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरेसिल आपको आरएनए में दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूरेसिल दिखाई दे रहा है, जबकि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। तो यहाँ पे जो अंतर आया वह किस चीज का आया, दो चीजों का अंतर यहाँ पर आया। पहले नंबर पर कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए की बात करते हो तो आरएनए में क्या है, राइबोज शुगर। क्या है, राइबोज शुगर। ठीक है, दूसरा जो अंतर आता है वह ये कि जब हम नाइट्रोजन युक्त क्षार के बारे में बात करते हैं तो नाइट्रोजन युक्त क्षार में आप यह देखेंगे कि डीएनए में आपको थाइमिन दिखाई देता है, जबकि अगर आप आरएनए के बारे में बात करते हैं तो आरएनए में आपको क्या दिखाई देता है, यूरेसिल दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि थाइमिन इज यूजुअली ओनली प्रेजेंट इन द डीएनए। थाइमिन आमतौर पर केवल डीएनए में पाया जाता है, एंड यूरेसिल इज यूजुअली ओनली प्रेजेंट इन द आरएनए, जबकि जो यूरेसिल होता है वह आमतौर पर केवल आरएनए में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका बेटा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा प्रश्न आपके यहाँ पर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अब इसको संरचना में भी देख लेते हैं, अब इसको स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं कि इसकी जो संरचना होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह किस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर आप सभी आरएनए को देखते हो तो आरएनए की जो एक थ्रेड होती है, एक स्ट्रेन, एक तंतु जो होता है, आरएनए का जो तंतु होता है या स्ट्रेन जो होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, रजभान कह रहे हैं कि मैम मैं आपसे बढ़िया पढ़ा सकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, मैं तो चाहती ही हूँ कि कोई और पढ़ा ले, क्या करूं, मेरे पे इतना लोड है, अगर तुम पढ़ा सकते हो तो आ जाओ यहाँ पर। चलो, तो आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे नंबर पर। ये जो लड़का है राजभान नाम का, मैं सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ, ये लड़का इतना गधा है कि हर क्लास में यह ऐसे ही कमेंट करता है, और इतना बड़ा वाला अटेंशन सीकर है जिसकी कोई हद नहीं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम अटेंशन सीकर क्या होता है, तो अटेंशन सीकर मतलब होता है जो खुद पे अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और मैं खास तौर से बता दूं कि ऐसे जो लड़के होते हैं, ये बड़े, या लड़कियां भी होती हैं, कुछ ऐसे जो बच्चे होते हैं ना,
ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। ये अटेंशन पाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक गिर जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे ही एक लड़का ऑफलाइन में था, मैम मैं चाकू मार लूंगा, मैम मैं तो मर जाऊंगा, मेरा नाम नहीं लोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसे कर करके बाप रे, उसने इतनी टेंशन दे दी थी हमारे पुराने इंस्टीट्यूट में जिसकी कोई हद नहीं है। तो बच्चों प्यारे, जितने भी मेरे छोटे भाई बहने हो, मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियां, आपको ऐसे लोग बहुत आपको लाइफ में मिलेंगे, बहुत ज्यादा ऐसे लोग आपको लाइफ में मिलेंगे जो अटेंशन सीकर होंगे। बेटा इनके साथ ना कभी ना दोस्ती मत करना, कभी दोस्ती मत करना। ये इतने घटिया किस्म के लोग होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। ऐसे लोग पता है क्या करते हैं, ऐसे आप जब बड़े होगे ना, आप जब अधिकारी बनोगे या आप किसी एकेडमी में जाओगे, वहां पे भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है। और वो क्या करेंगे, आपको झूठी कस्में वादे करके आपके इमोशंस के साथ इतनी खिलवाड़ करते हैं और आपकी चीजों को बहुत खराब करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होंगे ना, ऐसे जो लड़के लड़कियां होंगे सिलेक्शन के बाद, बेटा बिल्कुल दोस्ती मत करना ऐसे लोगों से, ठीक है। बिल्कुल दोस्ती मत करना ऐसे लोगों से, सच बता रही हूँ, बहुत टॉक्सिक होते हैं ऐसे लोग। ये बात मेरी ना गांठ बांध लो। मैं सिर्फ इस लड़के के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो है ही मतलब क्या ही बोलूं इसके बारे में, वैसे भी मैं बता रही हूँ, वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। कुछ भी करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, ये तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, कुछ भी करते हैं। तुमने राखी सावंत का नाम सुना है, वो भी बहुत बड़ी वाली अटेंशन सीकर है, ठीक है। तो अब समझ गए होगे। और टॉक्सिक का मतलब कुछ भी, खून खराबा से लेके सारी चीजें कर सकते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं बेटा कि ऐसे लोगों से बच के रहना जिंदगी में, जब तक जीवन है तब तक, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आरएनए के बारे में, अगर हम बात करते हैं आरएनए के बारे में, और एक तरफ हम बात करते हैं किसके बारे में, डीएनए के बारे में। तो जब कभी भी आप लोग डीएनए के बारे में यहाँ पर बात करते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर यह चीज ध्यान में रखना है ठीक है, कि डीएनए की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो जो डीएनए होता है वह कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। कैसा होता है, द्विकुंडलित आकृति का होता है। तो डीएनए की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो जो डीएनए होता है वह कैसा होता है, यहाँ पर इस तरह से डबल आकृति का होता है, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की अगर आप बात करो, तो डबल हेलिकल का मॉडल आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जो हमारा आरएनए होता है वह कैसे होता है, तो आंसर करना, सिंगल स्ट्रेन होता है। कैसा होता है बेटा, सिंगल स्ट्रेन होता है, यानी आपको यहाँ पर सिर्फ एक तंतु दिखाई देता है। जबकि अगर आप डीएनए के बारे में बात करते हैं ना, तो जो डीएनए होता है वह आपको कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर दो तंतु युक्त दिखाई देता है। कैसा, दो तंतु युक्त दिखाई देता है, या फिर दो स्ट्रैंड आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो डीएनए आपका कैसा है, डबल हेलिकल। जबकि अगर आप बात करते हैं आरएनए के बारे में, तो मुख्यतः जो आरएनए होता है, ज्यादातर अगर आप वायरस के बारे में बात करोगे तो वहां पर कभी कभी डबल भी दिखाई देता है, डबल भी दिखाई देता है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो जो ज्यादातर होता है वह क्या आपको दिखाई देगा, इस तरीके से राइबोन्यूक्लिक एसिड दिखाई देता है। और जो मुख्य अंतर है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर आपको यूरेसिल दिखाई देता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि जो भी हमारा आरएनए होता है, जो भी हमारा यहाँ पर आरएनए होता है, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। आरएनए की अगर आप यहाँ पर बात करो तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आंसर करना कि आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है राइबोस शुगर। क्या नाम है, राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर जो होती है वह आरएनए में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट, आरएनए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। जैसे अगर आप किसी भी सेल को देखते हो, किसी भी कोशिका को देखते हो, तो जो आरएनए होता है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अगर आप जैसे डीएनए के बारे में बात करते हो बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो डीएनए होता है वह केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। डीएनए की अगर आप यहाँ पर बात करें तो डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें मतलब जो इमैच्योर तरीके की है, उनमें आप कहां पर देखोगे, बाहर की तरफ पाया जाता है,
लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें आरएनए के बारे में, तो आरएनए कहाँ पे पाया जाएगा? आपके केंद्रक में भी पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म यानी कि जो कोशिका द्रव्य होते हैं वहां पर भी पाया जाएगा, और जो राइबोसोम्स होते हैं ना बच्चों, राइबोसोम्स में भी आपको आरएनए दिखाई देता है। मैम डीएनए और आरएनए दोनों साथ साथ पाए जाते हैं? हाँ, दोनों साथ पाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों साथ पाए जा सकते हैं। जैसे अगर आप यूकैरियोटिक कोशिका, एक मैच्योर, एक बहुत ज्यादा अच्छे से परिपक्व किसी भी कोशिका को देखते हो, तो उसके केंद्रक में आपको डीएनए मिलता है, तो वहां पर आप देखेंगे कि आरएनए भी आपको थोड़ा अमाउंट में यहाँ पर दिख सकता है। लेकिन डीएनए की अगर आप बात करते हो ना, तो जो डीएनए होते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा डोमिनेंट करके रखते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशीलता में डीएनए रहते हैं, इसीलिए बेचारा जो आरएनए होता है वो क्या होता है, क्योंकि वो सहयोगी है ना, तो डीएनए अपने आप का प्रभाव ज्यादा दिखाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पर मिलेगा बेटा? जैसे अगर आप ह्यूमन बीइंग, हम सभी मनुष्य के बारे में बात करते हो, ठीक है, या फिर आप किसी पेड़ पौधे के बारे में बात करते हो, किसी भी जंतुओं के बारे में बात करते हो, किसी भी कवक के बारे में बात करते हो, तो इन सभी के अंदर आपको जो कोशिका दिखती है जो बहुत ज्यादा विकसित होती है, उसकी अगर हम बात करें तो उनको कहा जाता है कि यह यूकैरियोटिक कोशिका से यहाँ पर बने हुए होते हैं। हाँ, ह्यूमन और एनिमल दोनों में डीएनए आरएनए पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमेशा ध्यान रखना, देखो बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जो डीएनए होता है वो अनुवांशिकी पदार्थ की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। डीएनए न्यूक्लियस के अलावा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बताया है। ठीक है, ओके बच्चों, चलो सिद्धार्थ ये लिखा है बेटा मैंने, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम डीएनए बदला जा सकता है क्या? देखो प्राकृतिक तरीके से नहीं, प्राकृतिक तरीके से बिल्कुल भी डीएनए नहीं बदला जा सकता है, बिल्कुल भी प्राकृतिक तरीके से डीएनए नहीं बदला जा सकता है। हाँ, लेबोरेटरी के अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना? ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका इंसानों में नहीं पाई जाती बेटा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आरएनए की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो यह भी एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन। आरएनए कभी भी अपनी प्रतिकृति या प्रतिलिपि अपने आप खुद भी यहाँ पर नहीं बना सकता है। तो आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए अपनी प्रतिकृति कभी भी नहीं बना सकता है, जबकि डीएनए की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमारा डीएनए होता है वह क्या करता है, यहाँ पर अपनी प्रतिलिपि बहुत आसानी से यहाँ पे बना लेता है, जबकि आरएनए अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट तरीके से बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए व्हेन रिक्वायर्ड। आवश्यकता पड़ने पर इसे डीएनए से संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पर? ओके, चलिए बच्चों प्लांट वगैरह सब में डीएनए होगा, प्लांट में भी डीएनए होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। चलिए अब यहाँ पर कुछ और भी इंटरेस्टिंग बात, पहले नंबर पर अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो भी हमारा आरएनए होता है वह कितने प्रकार का होता है। आरएनए की अगर आप यहाँ पर बात करो तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आपको क्या आंसर करना है यहाँ पर कि जो भी आरएनए होता है वह 3 प्रकार का होता है। आरएनए की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर जो आरएनए होता है उसे हम सभी कहते हैं mRNA। दूसरे नंबर पर जो आरएनए होता है उसे हम कहते हैं rRNA। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जो पाया जाता है उसे हम सभी कहते हैं tRNA। ठीक है, तो 3 तरह के आरएनए यहाँ पर होते हैं। अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। बेटा देखो मैंने आपको सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाया हुआ है, मैंने आप सभी को कोशिकांग पढ़ाया हुआ है, वहां पर मैंने आपको साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी के बारे में समझाया है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा पहले वह पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, चलो तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, और आपको क्या आंसर करना है कि आरएनए की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, और वो जो प्रकार होते हैं वह कौन कौन से हैं? mRNA, rRNA और
tRNA। ठीक है, चलिए विक्रम अभी बताऊंगी, रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा तसल्ली रखो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले पहले नंबर पर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। पहले नंबर पर आता है मैसेंजर आरएनए। पहले नंबर पर क्या आता है? मैसेंजर आरएनए, जिसे हम सभी mRNA के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। mRNA के नाम से भी यहाँ पर हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जब हम मैसेंजर आरएनए के बारे में बात करते हैं तो इसका क्या यहाँ पर कार्य होता है, कौन सा काम यह यहाँ पर करता है, इसका क्या यहाँ पर कार्य होता है। तो आंसर आपको करना है कि पॉलीपेप्टाइड के अमीनो एसिड अनुक्रम को एनकोड करता है। ठीक है, इंग्लिश में भी बता देती हूँ, हमारे पास इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं हिंदी पढ़ पढ़ के, कोई बात नहीं। चल, तो पहले नंबर पर बेटा मैंने क्या बताया यहाँ पर? mRNA। ठीक है, अब mRNA की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो ये क्या करेगा? एनकोड द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो पॉलीपेप्टाइड है उसका क्या मतलब होता है। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को मैंने बताया पॉलीमर, आप सभी को मैंने क्या बताया था? पॉलीमर। तो पॉलीपेप्टाइड का क्या मतलब होता है यहाँ पर? कि प्रोटीन से बनी हुई चेन। पॉलीपेप्टाइड का क्या मतलब होता है यहाँ पर? प्रोटीन से बनी हुई चेन। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर यह ध्यान में रखना होगा कि प्रोटीन से बनी हुई जो चेन होती है उसे हम सभी क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जो भी हमारा प्रोटीन होता है, जो भी हमारा प्रोटीन होता है वह किससे मिलकर के बना हुआ होता है? तो आंसर करना, अमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। किससे मिलकर के बना हुआ होता है? तो आंसर आपको करना है कि अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से मिलकर के यह यहाँ पर बना हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि भाई प्रोटीन की इकाई क्या होती है, प्रोटीन किससे मिलकर के बना हुआ होता है, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर जानना है कि जब हम बात करते हैं किसके बारे में? अमीनो अम्ल के बारे में, तो अमीनो अम्ल को ही हम सभी प्रोटीन की इकाई यहाँ पर कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं, प्लांट में डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों परेशान हो? जितने भी सभी जीवधारी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सभी में डीएनए और आरएनए मिलेगा। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, समझ आ गया? तो अब बार बार मत पूछना कि प्लांट में मिलेगा या नहीं, प्लांट भी तो जीवित है ना, तो उसमें भी आप क्या देखोगे? डीएनए और आरएनए दोनों मिलेगा। चूहे की बात कर रहे हो, कुत्ते की बात कर रहे हो, घोड़े की बात कर रहे हो, सब में मिलेगा। ठीक है, चलो ओके, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ बेटा, ध्यान से सुनो, घबराओ मत। देखो पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो कुछ चीजें आपको टफ लग रही होंगी, कुछ चीजें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, तो घबराओ मत, मैं फिर से आपको रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, और बाद में एक बार और पढ़ लेना, याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो बेटा सबसे पहले सुनो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक पेप्टाइड के बारे में, पॉलीपेप्टाइड के बारे में। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन से बनी हुई चेन। तो पॉलीपेप्टाइड का क्या मतलब हो गया? प्रोटीन से बनी हुई चेन। और हम सभी को यह बात यहाँ पर पता होगी सबसे पहले कि जब कभी भी हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन का जो इकाई होता है, प्रोटीन की जो इकाई यहाँ पर होती है उसे हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। ठीक है, तो अमीनो अम्ल से मिलकर के ही क्या यहाँ पर बनता है? प्रोटीन यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड है, मतलब हमारे पास प्रोटीन की एक बनी हुई चेन है। ठीक है, और यहाँ पर यह किससे बनी हुई है? अमीनो एसिड से यहाँ पर यह बनी हुई है। किससे बनी हुई है? अमीनो एसिड से यहाँ पर यह बनी हुई है। तो इस पॉलीपेप्टाइड में कौन सा अमीनो अम्ल लगेगा, मतलब यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड लगेगा, यह कौन सा प्रोटीन यहाँ पर बनाएगा, इस बात का जो निर्धारण करता है, इस चीज का को जो कंट्रोल यहाँ पर करता है, उसे हम सभी क्या कहते हैं? mRNA यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एनकोड्स द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, यानी प्रोटीन की एक चेन है जिसे हम सभी क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड में कौन सा अमाइनो एसिड है? कौन सा अमाइनो एसिड है? ठीक है, इस बात को जानने का काम कौन करता है? mRNA करता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख लेंगे क्या लिखा है मैंने, कि पॉलीपेप्टाइड के अमाइनो एसिड अनुक्रम को
एनकोड करने का काम mRNA करता है। सिंपल, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पर, पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पर, तो आंसर आपको यहाँ पर क्या करना है कि पॉलीपेप्टाइड के अमीनो एसिड अनुक्रम को एनकोड करने का काम कौन यहाँ पर करता है, और सीधे सीधे आपको क्या आंसर करना है, mRNA। क्या, mRNA। दूसरे नंबर पर आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा mRNA किसे कहते हैं, आंसर क्या करना, मैसेंजर आरएनए को ही हम सभी mRNA यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ओके। चलो बेटा, एनकोड मतलब होता है चाबी, एनकोड मतलब होता है यहाँ पर सॉल्व करना, सॉल्व करना। एनकोड मतलब क्या होता है, चाबी या फिर सॉल्व करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनकोड करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया आरएनए, ठीक है, तो आरएनए क्या हो गया, कोडिंग, ठीक है, कोडिंग। आरएनए क्या हो गई बेटा यहाँ पे, कोडिंग। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपको समझ आ गया ना कि आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये क्या हो गया, डीकोड करना, यानी उसको सॉल्व कर देना, बस। ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है उसे हम सभी कहते हैं आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आता है उसे हम सभी यहाँ पर कहते हैं आरएनए। ठीक है, आरएनए की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, एक सेकेंड रुकना, ये ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है ये है आपका टीआरएनए। ठीक है, आरएनए पीछे दिया हुआ है, ये आपका क्या है यहाँ पर, टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए। ठीक है, टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टी का मतलब होता है ट्रांसफर करना, तो एम का क्या मतलब था, मैसेंजर आरएनए, मैसेज करना। टी का क्या मतलब होता है यहाँ पे, ट्रांसफर करना। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ट्रांसफर कर देना यानी कि स्थानांतरण यहाँ पर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो भी हमारा अमाइनो एसिड होता है, जो भी हमारा यहाँ पर अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, उसको क्या करेगा, यह राइबोसोम के पास लेकर के आता है। तो ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करने का क्या मतलब है, ट्रांसफर कर दो, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के चले जाओ। तो ट्रांसफर आरएनए का सिर्फ एक काम होता है, ट्रांसफर करना। और यह किसका ट्रांसफर करेगा कि जो भी अमाइनो एसिड होता है, जो भी यहाँ पर प्रोटीन बनाने का काम करता है, उसको कहाँ लेके आ रहा है, राइबोसोम के पास लेकर के आ रहा है। किसके पास, राइबोसोम के पास लेकर के आ रहा है। तो बहुत सिंपल है। पहले नंबर पर मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज को पढ़ता है। क्या करता है, मैसेज को पढ़ता है कि कोई भी जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें कौन से अमाइनो एसिड हैं। और दूसरे नंबर पर टीआरएनए क्या करता है कि जो भी अमाइनो एसिड होते हैं उसको कहाँ लेके जा रहा है, राइबोसोम के पास लेकर के जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट जो आपका आता है उसे हम कहते हैं बेटा ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर आता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को हम सभी टीआरएनए से यहाँ पर दिखाते हैं। ये क्या करता है कि जो भी अमाइनो एसिड होता है उसको कहाँ लेकर के जाता है, राइबोसोम के पास लेकर के जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं। तीसरे नंबर पर जो आरएनए आता है उसे हम सभी कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए या फिर आरएनए, आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए यानी कि यह क्या करेगा, अब प्रोटीन बनाने का काम करेगा। क्या करेगा, यह प्रोटीन बनाने का काम यह यहाँ पर करेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लो यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए के बारे में बात करते हैं तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, राइबोसोमल प्रोटीन बनाने में यहाँ पर मदद करता है। क्या करता है, राइबोसोमल प्रोटीन बनाने में यह यहाँ पर मदद करता है। ठीक है, बस बात खत्म। एक बार फिर से बताऊं, ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले नंबर पर mRNA। mRNA क्या कर रहा है यहाँ पर कि जो भी प्रोटीन होते हैं, जो भी पॉलीपेप्टाइड होते हैं, उसमें जो अमाइनो एसिड्स यहाँ पर लगे हुए होते हैं, उन अमाइनो एसिड को पढ़ता है कि पॉलीपेप्टाइड में कौन से अमाइनो एसिड हैं, कौन से अमाइनो एसिड हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा कि जो भी यहाँ पर अमाइनो एसिड होते हैं उनको यह राइबोसोम के पास भेजता है। किसके पास भेजता है, राइबोसोम के पास यहाँ पर भेजता है।
नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि जब वह अमाइनो एसिड राइबोसोम के पास पहुंच जाता है तो वहां पर जो आरएनए पाए जाते हैं वह राइबोसोम को क्या कहते हैं कि अब तुम प्रोटीन बनाओ। तो जब राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन यहाँ पे करता है, आरआरएनए करता है। कौन करेगा, आरआरएनए करता है। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर चलते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, पहले नंबर पर एक शब्द के बारे में मैं जानकारी आपको देती हूँ। यहाँ पर एक शब्द आता है हमारा यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एक शब्द आता है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और एक शब्द आता है यहाँ पे ट्रांसलेशन। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 शब्दों के बारे में यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर डीएनए है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर डीएनए है। अगर डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, इसे हम सभी क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो इसे हम सभी क्या कहते हैं यहाँ पर, तो आंसर करना कि इसे हम सभी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और अगर कभी कभी आरएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, अगर कभी कभी आरएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है तो इसे हम सभी क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसे हम सभी क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आरएनए प्रोटीन बनाने का काम में मदद करता है या जब आरएनए प्रोटीन यहां पर बनाता है तो उसे हम सभी क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये 3 शब्दों के ऊपर प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। पहले नंबर पर जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है। आंसर करना, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम सभी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आपसे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की अगर आप बात करो तो रिवर्स यानी कि आरएनए से जब डीएनए का निर्माण होता है तो उसे हम सभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, तो आंसर करना, उसे हम सभी ट्रांसलेशन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ पर। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं और एक साइंटिस्ट के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम है हरगोविंद खुराना। ठीक है, इनके ऊपर काफी प्रश्न पूछता है। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, तो आंसर आपको करना है बेटा, डीएनए से डीएनए आपका रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए अगर बन रहा है तो आपका रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए अगर आपका बन रहा है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए से डीएनए अगर यहाँ पर बन रहा है, डीएनए डीएनए प्रतिक्रिया की अगर आप बात कर रहे हो तो डीएनए से डीएनए अगर बन रहा है तो उसे हम सभी डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। चलिए अब साइंटिस्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं और साइंटिस्ट का नाम है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी बायोकेमिस्ट है। ठीक है, और ये क्यों यहाँ पर इतने फेमस हैं, तो सबसे पहली बात, इन्होंने कृत्रिम तरीके से लेबोरेटरी के अंदर पहली बार जीन बनाया। क्या बनाया इन्होंने, सबसे पहले यहाँ पर जीन बनाया। और इस जो खमीर होता है उसके अंदर टीआरएनए, क्या टीआरएनए भी इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल तरीके से बनाया। क्या बनाया इन्होंने, आर्टिफिशियल तरीके से जीन बनाया, आर्टिफिशियल तरीके से टीआरएनए बनाया। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने यह भी बताया कि जो जीन होता है, जो हमारा जेनेटिक कोड होता है, वह किस तरीके से प्रोटीन संश्लेषण यहाँ पर करता है। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया, नोबेल पुरस्कार से यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले
कि अगर आप खुराना जी के बारे में बात करते हैं तो खुराना जी ने क्या किया, यहाँ पे आर्टिफिशियल जीन बनाया, ठीक है, और tRNA की खोज इन्होंने की, और इसीलिए अगर हम देखें, ठीक है, तो इनको नोबेल पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। एक और साइंटिस्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, और ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है यहाँ पर आर्थर कॉनबर्ग और ओचोवा, ठीक है। इन साइंटिस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने आर्टिफिशियल डीएनए और आरएनए बनाया। इन्होंने क्या बनाया यहाँ पर, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल तरीके से, यानी इन विट्रो। इन विट्रो का क्या मतलब होता है, लेबोरेटरी के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर इन्होंने यहाँ पर क्या काम किया था इन दोनों साइंटिस्ट ने, तो आंसर करना कि कृत्रिम तरीके से डीएनए इन्होंने यहाँ पर बनाया था। ठीक है बच्चों, तो ये दो नाम आपको याद रखने होंगे, आर्थर कॉनबर्ग और ओचा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल तरीके से जीन किसने बनाया, खुराना ने। आर्टिफिशियल तरीके से टीआरएनए किसने बनाया, खुराना ने। लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से डीएनए और आरएनए किसने यहाँ पर बनाया, तो आंसर करना कि वह बनाया आर्थर कॉनबर्ग और ओचा ने, ठीक है। चलो अब एक और यहाँ पर रह गया है, और वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सेंटर है वो भारत में कहाँ पर है, और आंसर आपको क्या करना है, हैदराबाद। आंसर क्या करना है आपको यहाँ पर, हैदराबाद, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो वह, इसका जो सेंटर है वह हैदराबाद में यहाँ पर है। और जो फिंगरप्रिंटिंग होती है उससे जैसे रक्त, बाल, लार, नाखून, कोशिका, इन सभी से डीएनए की यहाँ पर पहचान की जाती है, और इस तकनीक से हम सभी अपराधी की भी पहचान यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। जिनको समझ नहीं आया वो कल की क्लास में डाउट अपने पूछ लीजिएगा, और एक बार जरूर इसको पढ़ लेना। इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को अभी थोड़ी देर में मैं अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। हाँ, A4 साइज की करवा देती हूँ, अभी हो जाएगी 2 मिनट में, ठीक है। और कल मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।